प्यारे बच्चों, रियल नंबर से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं उसमें हम एक नए प्रकार का लेते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे गए हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन वास्तव में एक ही प्रश्न है। इसे दो ढंग से पूछे जाने की संभावना है, इसलिए हमने इस प्रश्न को दोनों रूपों में प्रश्न लिख दिया है और न्यूमेरिकल लगेगा कैसे इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है so that one and only one out of 4 consecutive integers is divisible by 4. यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि 4 क्रमागत अगर पूर्णांक संख्याएं ले ली जाएं, 4 consecutive integers, 4 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं ले ली जाएं, तो कह रहा है कि only one integer will be divisible by 4. 4 क्रमागत संख्याओं में से केवल एक संख्या ऐसी होगी जिसको 4 क्या करेगा, डिवाइड कर पाएगा, वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से कैसे पूछा जा सकता है कि so that one and only one out of n plus 1, n plus 2, n plus 3 is divisible by 4, where n is any positive integer. यदि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो n 4 से डिविजिबल होगा, या n plus 1 4 से डिविजिबल होगा, या n plus 2 4 से डिविजिबल होगा, या n plus 3 4 से डिविजिबल होगा। तो ये चारों संख्याएं कैसी हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे हमने कहा कि पहले 2 हमने ले लिया, n की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो अगली संख्या यहाँ पे दिया है n plus 1, तो ये हो जाएगा 3, n plus 2 ये हो जाएगा 4, n plus 3 ये हो जाएगा 5। तो कह रहा है ये जो क्रमागत संख्याएं आएंगी, ये क्रमागत संख्याओं में से केवल एक ऐसा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। आपको दिख भी रहा है कि इसमें से केवल एक ऐसी संख्या है 4 जो 4 से डिविजिबल होगी। लेकिन हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे चूंकि हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से, तो हम ले लें कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव लें या ना भी लें इंटीजर then any positive integer and b is equal to 4 ले। हमें जिससे डिविजिबिलिटी दिखानी हो b की जगह पे हम उसी को ले लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में जिससे डिविजिबिलिटी दिखानी होगी वो हम उसी को b के रूप में ले लेंगे और फिर इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। यूक्लिड देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे a will be equal to 4 into q plus r, where q and r belongs in z plus, and 0 is less than or equal to r is less than जो b हो यानी डिवाइजर हो 4। अब ये चीज आ गई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देन r विल बी आइदर 0 और r विल बी इक्वल टू 1 और r विल बी इक्वल टू 2 और
r will be equal to 3। और यदि ऐसा है तो a will be equal to 4q और a will be equal to 4q plus 1। जब r का मान 1 ले लेंगे तो a का मान 4q plus 1 हो जाएगा और a will be equal to 4q plus 2 और a is equal to 4q plus 3। क्या ये चारों संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव हैं कि नहीं, क्रमागत संख्याएं हैं कि नहीं? निश्चित तौर पे क्रमागत संख्याएं हैं। इस रूप में अगर हम करना चाहें, इस रूप में कन्वर्ट करना चाहें, टेकिंग 4q is equal to 1, the 4q is equal to 1 ले लेंगे, 4q is equal to n ले लेंगे, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? n। b बराबर क्या हो जाएगा? या तो n होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? n plus 1 होगा, या फिर क्या हो सकता है ये n plus 2 होगा, या क्या होगा n plus 3। अब यह चीज इसी रूप में आ गई कि नहीं? n plus 1, n plus 2, n plus 3। तो वास्तव में अगर इस रूप में दिया रहेगा तो आप इस स्टेप पे आएंगे, अदरवाइज आपको यह स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होगी। सीधे आप दिखा सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अब हम देखें कि a is equal to n is equal to what? 4q। क्या है? 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? अगर ये 4 की गुणक है तो निश्चित तौर पे 4 से क्या होगी? इट इज डिविजिबल बाई 4। क्या दूसरी संख्या a is equal to n plus 1 that is equal to 4q plus 1 ये डिविजिबल है? तो निश्चित तौर पे 4q अगर डिविजिबल है तो 4q plus 1 तो डिविजिबल हो ही नहीं सकती। जैसे हम कहें यदि 4q q की जगह पे 1 ले लें तो 4 हो जाएगा, अगर 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, तो क्या 5 4 से डिविजिबल है? निश्चित तौर पे नहीं। So this implies it is not divisible by 4। ऐसे ही हम लिख सकते हैं a is equal to n plus 2 that is equal to 4q plus 2। अब a भी संख्या it is not divisible by 4, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 4 से डिविजिबल तभी होती जब यह फैक्टर भी 4 का मल्टीपल होता और यह फैक्टर भी 4 का मल्टीपल होता। क्योंकि 2 को हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस वजह से यह भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी प्रकार लास्ट अगर हम ले लें a is equal to n plus 3 तो दैट विल बी 4q plus 3 और यह भी क्या होगा? डिविजिबल 4 से नहीं है। तो आपने देखा कि इन चारों संख्याओं में केवल एक संख्या a is equal to n is equal to 4q जो है वही 4 से डिविजिबल है, अन्य संख्याएं 4 से डिविजिबल नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दैट इज a is equal to n is equal to 4q is the only number which is divisible by 4। यही हमको प्रूव करना था।
यहाँ यही प्रूव करना था। तो ऐसे प्रश्नों में हम करेंगे क्या, जिससे आपको डिविजिबिलिटी दिखानी हो उसी को हम बी की जगह पे रख लेंगे, और जो हमारी संख्या है वो चाहे इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो सकती है, बस केवल बी 0 नहीं होना चाहिए। इस दशा में यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा देंगे तो उस नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पे b अगर 4 है तो निश्चित तौर पर रिमाइंडर हमारा 0 से शुरू होकर के 4 से कम वाला पूर्णांक संख्या, 4 से कम पूर्णांक संख्या हमारी 3 आती है, तो 3 तक हो सकती है इसको वैल्यू। अब इस वैल्यू को पुट करके a के डिफरेंट मान निकाल लेंगे। जब a के डिफरेंट मान निकाल लेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा, यहाँ पे a के डिफरेंट मान निकालेंगे। जब a के डिफरेंट मान निकालेंगे तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे। यदि इस रूप में प्रश्न को दिया है n n+1 n+2 n+3 में, तो इन्हीं को हम n n+1 n+2 n+3 मान लेंगे, 4q की जगह पे n हम रख करके। अगर नहीं दिया है तो हम सीधे कहेंगे कि 4q इज डिविजिबल बाई 4, 4q+1 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 4q+2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4 एंड 4q+3 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अर्थात इन 4 क्रमागत संख्याओं में से केवल एक संख्या a = 4q ऐसी है जो 4 से डिविजिबल होगी, अन्य संख्याएं 4 से डिविजिबल नहीं होंगी। तो इस प्रश्न में हम इस ढंग से इसको सॉल्व करते हैं। अन्य सवाल भी इससे बनाए जा सकते हैं कि सो दैट only one of the 3 consecutive numbers is divisible by 3, या so that only one out of 5 consecutive integers is divisible by 5। तो जितना यहाँ होगा वहाँ से यहाँ पे consecutive संख्याएं लेनी पड़ेंगी। आइए हम एक दूसरा सवाल लेते हैं जिसे आप पुरानी कक्षाओं में कर चुके हैं, किंतु यहाँ पे भी वह प्रश्न आ सकता है। वह प्रश्न है फाइंड द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स a and b एग्जैक्टली। तो ऐसे प्रश्नों में आप सामान्यतः महत्तम समापवर्तक निकालते थे, FCF निकालते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हम आपको समझा दे रहे हैं, आप इसको करिएगा। जैसे कहा जाए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द largest number which divide 251 and 328 leaving remainder 6 in each। Find the largest number which divide 251 and 328 leaving remainder 6 in each। इसका मतलब क्या है, 251 तथा 328 को विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जब हम उस संख्या से इसको भाग करें तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 6 बचे। इसका मतलब क्या है, जरा सा समझ लें कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 251 and 328 लिविंग रिमाइंडर 6 in each। अर्थात
यदि 251 तथा 328 को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं कर पा रही है, और जब विभाजित करती है, इसको विभाजित करती है तब भी रिमाइंडर 6 आ जाता है, और इसको विभाजित करती है तब भी रिमाइंडर 6 आ जाता है। तो जरा सा देखें क्या हो रहा है। 251 को अगर मान लीजिए हमने a से डिवाइड किया तो कुछ कोसेंट जाएगा और कह रहा है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 6 आ रहा है। ऐसे ही a के द्वारा यदि 3 to 8 को डिवाइड किया जाए तो कह रहा है कुछ कोसेंट जा रहा है q डैश, लेकिन जो रिमाइंडर आ रहा है नीचे वो 6 आ जा रहा है। अब यदि हम इस a को हमें ज्ञात करना है, अब इस a को निकालने के लिए चूंकि ये कैसी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट की दशा में आप जानते हैं कि हम लोग HCF निकालते हैं। तो किन दो संख्याओं का HCF निकालें, इनका निकालें या किसी अन्य संख्या का HCF निकालेंगे तो आएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर बचता हो उसी रिमाइंडर को हम इस संख्या में से सबट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात हमें इसका HCF नहीं निकालना है। HCF ऑफ 251 एंड 328 इसको नहीं निकालना है, हमको HCF किसका निकालना होगा, HCF ऑफ 251 माइनस 6। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको इसमें से घटा दें, एंड 328 इसमें से भी हम 6 घटाएंगे, क्योंकि कह रहा है कि रिमाइंडर 6 बच रहा है इन ईच। इसमें से भी घटाने पर, भाग देने पर 6 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें से भी भाग देने पर रिमाइंडर 6 बच रहा है। ये दोनों दशा में रिमाइंडर 6 बच रहे हैं, तो हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें वास्तव में HCF किसका निकालना होगा, HCF ऑफ 255 एंड ईयर 322। इन संख्याओं का HCF हमें निकालना होगा, और इसी का HCF निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेरी समझ से आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न में जहाँ पे रिमाइंडर शेष बचे, ऐसे सवालों में हम करते क्या हैं कि इसको जिस संख्या से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, यही संख्या हमारी लार्जेस्ट संख्या है। लार्जेस्ट का मतलब HCF। अब HCF किसका, इन संख्याओं का या फिर किन्हीं अन्य संख्याओं का। तो हम जो HCF निकालते हैं वह इसमें से जो रिमाइंडर बच रहा होता है उसको घटा दें, इसमें से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको घटा दें, और दोनों रिमाइंडर घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी उन संख्याओं का हम HCF निकालते हैं। ये तो एक प्रकार हो गया इस रिमाइंडर वाले में, जिसमें दोनों में सेम रिमाइंडर बच रहा है। यदि हम रिमाइंडर को चेंज कर दें, अलग अलग रिमाइंडर दे दें, जैसे हमने कहा एक प्रश्न ले लें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, सपोज कीजिए यहाँ पे हम P ले लें और यहाँ पे Q ले लें, P एंड Q, लीविंग रिमाइंडर A एंड B, लीविंग रिमाइंडर A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इसको चैनलाइज मैंने कर दिया है कि A की जगह पे कुछ ले सकते हैं, Q की जगह पे कोई संख्या हो सकती है, A की जगह पे रिमाइंडर कुछ हो सकता है, B की जगह पे रिमाइंडर कुछ हो सकता है। ऐसे न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, इसमें करना क्या है, जैसे हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे
P में भाग देने पर शेषफल A बचे तथा Q में भाग देने पर शेषफल B बचे। तो इसे हमें करना क्या है, पहले ये समझ लें। मान लीजिए वो जो संख्या हम ले आ रहे हैं वह संख्या x आ रही है, बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो x आए, तो x से हमें किस में डिवाइड करना है, P में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कुछ कोसेंट आ जाएगा, कोई कोसेंट आया, भागफल कुछ आएगा, लेकिन कह रहा है कि रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, A आ जा रहा है। ऐसे ही उसी x से अगर हम Q को डिवाइड करें तो कोसेंट कुछ आएगा, लेकिन रिमाइंडर कह रहा है कि B आ रहा। अब यदि हम इस P में से A को हटा दें, इस रिमाइंडर को खत्म कर दें, घटा दें, तब हम x से अगर भाग करेंगे तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा कट जाएगा, अर्थात रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी ढंग से यदि इस Q में से हम B को घटा दें तो जो संख्या Q माइनस B आएगी उसको अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अर्थात वहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसी दशा में हम जो HCF निकालते हैं, HCF ऑफ P एंड Q, यह नहीं निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। हम HCF ऑफ किसका निकालते हैं, HCF ऑफ P माइनस A एंड Q माइनस B कैलकुलेट करते हैं। हमें HCF जो निकालना होगा वो P माइनस A तथा Q माइनस B का निकालना होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एक्सरसाइज में मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि P में से A को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, Q में से B को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो संख्याएं आए उनको यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा करके HCF निकाल लीजिए। HCF निकालना हमने बताया था, पहले भाग विधि से आप निकाल लीजिए और फिर उसको यूक्लिड लीमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। इस ढंग से आप इस काम को करेंगे। एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, उसमें आप करिएगा। जो सवाल नहीं आएंगे उस सवाल को हम आगे फिर फर्दर आगे बढ़ाएंगे। इसी ढंग से एक क्वेश्चन और है, 2 reservoirs contain 850 liters and 680 liters of water respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the water of reservoir in exact number of times. एक दूसरा प्रकार है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को क्वेश्चन सीट में जाएगा। करना कैसे है मैं इस चीज को बता देता हूं आप। यह प्रश्न ऐसा कुछ है कि हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें P लीटर कोई मटेरियल भरा हुआ, और एक कंटेनर हमने ले लिया Q लीटर वाला, जिसमें Q लीटर पानी भरा है या कोई लिक्विड भरी है। अब यदि इसको हमें एक ऐसे पात्र से नापना है, आप जानते होंगे लीटर जिसको कहते हैं, एक ऐसा लीटर बनाना है हमको जिससे यह भी पूरा का पूरा नप जाए और यह भी पूरा का पूरा नप जाए, अर्थात इसी एक पात्र से, मेजरिंग यूनिट से हम इसको भी माप सकें और इसको भी माप सकें। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में 10 लीटर दूध रखा है और एक बाल्टी में 4 लीटर दूध रखा है। अब आपसे कहा जाए कि एक ऐसा मेजरमेंट बनाइए जो बड़ा से बड़ा हो, एक ऐसा मेजरमेंट बढ़ाइए जो बड़ा से बड़ा हो, जिससे आप इसको भी मेजर कर सकें और इसको भी मेजर कर सकें। तो निश्चित तौर पे ऐसे प्रश्न में अगर एक 10 लीटर है और दूसरा
40 लीटर है। एक कंटेनर में 10 लीटर दूध भरा है, दूसरे में 40 लीटर भरा है। तो आपसे कहा जाए कि बड़े से बड़ा मेज़रमेंट यूनिट आप बनाइए जो इसको भी मेज़र कर ले, इसको भी मेज़र कर ले। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर हम 1 लीटर का पात्र ले लें तो ये 10 बार में नप जाएगा और ये 40 बार में नप जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे नप जाएगा और कुछ बचेगा भी नहीं। ऐसे ही अगर यह 2 लीटर का पात्र ले लें तो यह कितनी बार में, 5 बार में नप जाएगा, ये 20 टाइम्स में नप जाएगा। अगर हम इसी को ले लें 3 लीटर में तो नपेगा ही नहीं। 4 लीटर ले लें, 4 लीटर से नपेगा? नहीं नपेगा, क्योंकि अगर 4 लीटर से हम नापने जाएंगे तो 2 टाइम्स तो आ जाएगा, 8 लीटर निकल जाएगा। लेकिन 2 लीटर जो बचेगा वह 4 लीटर के पात्र से नहीं नापा जा सकता। तो हम इसमें करेंगे, अगला क्या होगा हमारा, 5 लीटर का ले लें, ये 2 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में नपेगा। ऐसे ही अगली जो यूनिट होगी वो 10 लीटर का अगर हम बर्तन ले लें जिससे नापें इसको, या 1 बार में नप जाएगा या 4 बार में नप जाएगा। तो चूंकि हमें बड़ा से बड़ा पात्र लेना है तो इसमें बड़ा से बड़ा पात्र क्या है, 10 लीटर है। तो आया कैसे, इसको ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगेगा या दूसरे क्वेश्चन हो सकता है हम ना सोच पाए। तो इसमें हम करते क्या हैं, इन दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं। इन दोनों का जब एचसीएफ लेंगे तो आप देख रहे हैं 10 4 40, रिमाइंडर 0 आ गया। इस दशा में जो रिमाइंडर होता है भागफल मेथड से एचसीएफ निकालने में जो डिवाइजर होता है यही इसका एचसीएफ आ जाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ 10, तो 10 लीटर का पात्र हमको लेना पड़ेगा। तो सेम सवाल यही है, यदि कहीं पे P लीटर दिया हो किसी कंटेनर में, Q लीटर दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि एक ऐसा पात्र बनाइए, मेजरमेंट यूनिट बनाइए जिससे P तथा Q दोनों को हम नाप सकें और इसमें दोनों में भी कोई पदार्थ शेष ना बचे। तो ऐसी दशा में हम करते क्या हैं, एचसीएफ ऑफ P एंड Q निकालते हैं। ऐसी दशा में हम P तथा Q निकालते हैं। तो इस टाइप के जो सवाल हैं वो भी आपके सामने एक्सरसाइज सीट पे जाएंगे, उस सीट से आप सवाल को सॉल्व करिएगा। और इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स आपके पास हों ये रियल नंबर से जुड़े हुए जिसे आपको सॉल्व करने में समस्या हो रही है, सीट के अलावा जो आपको दिक्कत आएगी उसको आप भेजिएगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब हम इस पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको सीट प्रोवाइड कर देंगे और नेक्स्ट आप इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कर करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए। और जो शेष बच रहा है, जो क्वेश्चंस अगले एक्सरसाइज के होंगे, अक्सर एक्सरसाइज से जुड़े हुए टॉपिक होगी, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।